नमस्कार, आप सभी दोस्तों का उत्कर्ष परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपराज जांगीर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर के एक टेक्निकल एग्जाम की। तो जितने भी राजस्थान के हमारे विद्यार्थी हैं कंप्यूटर वाले, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि 2026 में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आएगी। ये RSM SSB अधीनस्थ बोर्ड ने अपने कैलेंडर में जारी कर दिया है। तो ये जो भर्ती है उसके संबंध में कुछ स्टूडेंट को डाउट भी है, कुछ जानकारी की कमी भी है, तो वो जानकारी हम आपको दे देते हैं ताकि आपके छोटे मोटे डाउट सारे क्लियर हो जाए। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो भर्ती है कंप्यूटर अनुदेशक की, ये 2026 में आना तय है। अधीनस्थ बोर्ड ने अपने कैलेंडर में लिख दिया है। करीबन 26 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 2026 के अंदर आप मान के चलिए अगस्त सितंबर की बात होगी ये, ठीक है ना। तो अगस्त हो गया या सितंबर हो गया, 2026 में इसका एग्जाम होना संभावित है, जो कि अधीनस्थ बोर्ड के कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगा। इस भर्ती को कौन भर सकता है, क्या इसमें सिलेबस है, क्या ध्यान रखना चाहिए, हम आपका एक्सपीरियंस जो है शेयर करते हैं, तो आपको जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो भर्ती हमारी कंप्यूटर अनुदेशक है, और कंप्यूटर अनुदेशक जो है दोस्तों, जिसको हम लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये भर्ती दो टुकड़ों में आती है या दो भागों में आती है। एक तो आती है बेसिक के लिए और एक आती है सीनियर के लिए। तो ये भर्ती जो है दो भागों में है। तो कुछ वैकेंसी में कुछ पोस्ट है बेसिक के लिए रहेगी और कुछ रहेगी सीनियर के लिए। लगभग दोनों का एग्जाम का पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एग्जाम के अंदर दोनों के अंदर बराबर पेपर होते हैं। इसमें भी दो पेपर है, उसमें भी दो पेपर होंगे। तो इन दोनों भर्तियों में सिलेबस भी लगभग सेम है। तो इन दोनों भर्तियों को कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, क्या सिलेबस रहेगा, ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। तो ये भर्ती आपकी बहुत बढ़िया है, और जितने भी कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, जिनके कंप्यूटर सिलेबस में था, उनके लिए बेस्ट भर्ती है। राजस्थान में देखा जाए तो बहुत ही गिनी चुनी भर्ती है जिसमें कंप्यूटर ग्रेजुएट स्टूडेंट अलाउ होता है, केवल कंप्यूटर ग्रेजुएट। एक तो सूचना सहायक हो गई, एक प्रोग्रामर की भर्ती हो गई, और एक अनुदेशक की भर्ती। तो ये मौका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है एक कंप्यूटर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, करेक्ट है। अब ये जो भर्ती है दोस्तों, जिसमें अभी हम लोग बात करेंगे कि उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए बैच शुरू कर चुका है इस भर्ती के लिए, वो भी बेसिक के लिए। तो अगर मैं बात करूं हमारी तरफ से क्या ऑफर हो चुका है, तो 26 जून को कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बैच शुरू हो चुका है, जिसमें अभी फर्स्ट पेपर, जिसमें राजस्थान जीके, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, नॉर्मल जो एग्जाम में आते हैं आपके बाकी एग्जामों में सब्जेक्ट, वो आपका है नॉन टेक्निकल पेपर शुरू हो चुका है। और सेकंड पेपर के ऊपर जो डाउट रहता है स्टूडेंट को, वो डाउट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारी जो भर्ती है BCI की, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसके दोस्तों दो पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है और एक होता है पेपर 2। ये जो पेपर 1 है ये होता है नॉन टेक, जिसमें आपके पास राजस्थान से संबंधित आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान में इतिहास, ज्योग्राफी, करेक्ट है, थोड़ी बहुत इंडियन ज्योग्राफी भी आती है, इंडियन हिस्ट्री भी आ जाती है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पेपर नॉन टेक पेपर होता है। और ये तैयारी आप लोग मेरे हिसाब से किसी न किसी एग्जाम में कर चुके होंगे। अगर आपने कोई पटवारी का बैच या ग्राम सेवक का बैच या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का बैच, हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ ऑलरेडी पढ़ लेता है। जो सिलेबस आपने दूसरी भर्तियों में पढ़ा है वो ही सिलेबस यहाँ पर है। तो अलग से कुछ नहीं है, इसमें रीजनिंग भी होती है, तो सब कुछ वही है जो आपके राजस्थान के अन्य एग्जामों में मिलता है। तो ये वाला जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं साहब ये तो ठीक है, ये हमें समझ में आता है कि क्या लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस पर ज़्यादा वेटेज देना है। सेकंड पेपर जो कि टेक्निकल होता है, उसको लेकर थोड़ा सा डाउट है स्टूडेंट को। तो वो डाउट ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेकंड पेपर है ये आपका टेक्निकल होता है। इसमें कंप्यूटर ओरिएंटेड कोर्सेज पूछे जाते हैं, कंप्यूटर ओरिएंटेड कोर्सेज आपसे पूछे जाएंगे। तो सेकंड और फर्स्ट पेपर अगर आप ये भर्ती क्लियर करना चाहते हैं तो दोनों पेपर में कम से कम 40% आना आवश्यक है। ये मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं पुरानी भर्ती के हिसाब से। अभी इस भर्ती को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हो भी जाएगा। तो दोनों पेपर में आपको 40% चाहिए होता है।
तो मैं यहाँ पर जो इस वीडियो में बात करूँगा वो सेकंड पेपर को लेकर बात करूँगा कि वहाँ पर हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमें वो करना चाहिए। फर्स्ट पेपर में सब लोग कंफर्टेबल होते हैं, राजस्थान के हर एग्जामों के ही सेम होता है। तो ये जो पेपर सेकंड है दोस्तों, उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेपर सेकंड में क्या क्या टॉपिक है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूं। ये है दोस्तों हमारी योग्यता। ये अगेन पुराने सालों का जो है, अभी तो कुछ नया नहीं है ना, तो पुराने सालों का नोटिफिकेशन के आधार पर ही हम लोग आपको बता रहे हैं। तो यहां पर दोस्त आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे जो कंप्यूटर का वरिष्ठ है, चाहे अपना बेसिक वाला हो, तो उसमें हमें क्या क्या योग्यता चाहिए वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये है बेसिक वाले की योग्यता। तो इसमें साफ साफ योग्यता में लिखा है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर में। तो आप चाहे तो आर्ट्स से बिलोंग करते हो, चाहे आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी ग्रेजुएशन से पास आउट हो, अगर आपके पास में 1 साल का डिप्लोमा है, वो भी कंप्यूटर का, जैसे कि ए लेवल है, पीजीडीसी है, तो ए लेवल हो गया या पीजीडीसी जैसा आपके पास में 1 साल का है, तो आप लोग ये वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप लोग वैकेंसी भर सकते हैं। यहाँ कई स्टूडेंट कहते हैं सर RSCIT अलाउड है क्या? नहीं दोस्त, RSCIT 3 महीने का होता है, वो आपका अलाउड नहीं है। तो पीजीडीसी ए लेवल जो भी 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, वो आपका अलाउ होगा। नंबर 2, अगर ये आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास में इंजीनियरिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग वालों जो भी स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, उनको कंप्यूटर का डिप्लोमा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी आप लोग दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब कई बच्चे इंजीनियरिंग वाले पूछते हैं साहब हमें भी कोई सर्टिफिकेट या हमें भी कोई डिप्लोमा करना है? नहीं करना है, आप लोगों को डिप्लोमा नहीं चाहिए। डिप्लोमा उनको चाहिए जैसे कि आर्ट्स वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए। तो कौन कौन से इंजीनियरिंग वाले ब्रांच अलाउ कर रखी है? तो सबसे पहले आता है CS, कंप्यूटर साइंस, ये आपका अलाउड है। IT वाले आपके अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, ये भी आपके अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये भी आपके अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल इंजीनियर, ये भी आपका अलाउड है। और आपके पास में टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर भी अलाउड है। तो ये सब कंप्यूटर की इंजीनियरिंग की ब्रांचें हैं। तो अगर आप इन ब्रांचें से हो, मोटा मोटा बताऊं तो सिविल और मैकेनिकल को छोड़ दें आप लोग, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, IT और कंप्यूटर वाले सारे अलाउड हैं। और आपको कोई भी डिप्लोमा नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। ठीक है तो अच्छी बात है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि BSc जो है कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए। तो तीसरा आपका जो योग्यता रखने वाला छात्र होगा, उसमें आपको चाहिए होगा ग्रेजुएशन के अलावा इंजीनियर हो गया और एक चाहिए होगा BSc। लेकिन जो भी BSc वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुनना, आपके डिग्री पर साफ साफ लिखा होना चाहिए BSc इन कंप्यूटर साइंस। कई स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे पास BSc तो है पर हमारा तो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था। नहीं भाई, अभी पिछली वैकेंसी में काफ़ी लोगों को उन्होंने रोक दिया है। तो हम लोग ये मान के चलना कि अगर आपके डिग्री पर खाली BSc लिखा हुआ है तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही आप लोग अपनी तैयारी या आगे की सोच रखिएगा। तो BSc के साथ साथ आपके नहीं, BSc के वालों के अंदर कंप्यूटर लिखा होना आवश्यक है। तो कई स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे पास फिजिक्स हो गई, मैथ्स भी है, ठीक है, पर मेरे पास कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट काम नहीं आएगा, डिग्री पर मेंशन होना चाहिए। मान लीजिए आप कहते हो सर हमारी कॉलेज ये लिख कर नहीं देती, खाली BSc लिखती है, तो कॉलेज से एक लेटर लिखवाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सब कॉलेजेस को ये पता है कि उनकी डिग्री पर क्या लिखवाना है। तो अगर आप लिखवा पाएँ, वहाँ पर डिग्री पर लिखा हुआ होगा, अगर वो एलिजिबल होंगे आप लोग तो जरूर लिख देंगे, तो वो अलाउड होंगे। नहीं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली उन्होंने पिछली बार मना किया था। इसके अलावा BCA जो है वो भी आपका अलाउड है। तो BCA का जो छात्र है ये भी आपको अलाउ किया गया इसमें। और आपके पास में मोटे मोटी यही जो स्टूडेंट होते हैं, सबसे बड़ा डाउट यही रहता है। तो देखिए अगर मोटा मोटा देखा हूं तो इंजीनियर सारे अलाउड हो गए, सिविल मैकेनिकल को छोड़कर। BSc वाले सिर्फ जिनकी कंप्यूटर डिग्री है वो अलाउड हो गए, BCA वाले अलाउड हो गए, और साथ ही साथ में आपका कोई भी ग्रेजुएशन, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, लेकिन 1 ईयर के डिप्लोमा के साथ में।
तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन कि कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। तो इसको दिमाग में रखिएगा। अच्छी वैकेंसी है आप लोगों की, वैसे ना कोई तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे। तो बाकी फर्स्ट पेपर तो मेरे हिसाब से सबका तैयार रहता है, तो सेकंड ही तैयार करना है। और अगर आपने ये सारे कोर्सेज किए हैं कॉलेज से, तो लगभग जो कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो वो ही सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं। तो इसमें नया कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो एक अच्छी वैकेंसी मिल जाएगी अपने हाथ में। ठीक है, ये तो मैंने बात कर ली कि ग्रेजुएशन या क्या 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 चाहिए बेसिक के लिए। तो अभी मैं सिर्फ बेसिक की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक का हमारा फंडा। तो आपको ये एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे हमारे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। और 2 पेपर होने वाले हैं, दोनों में 40-40 लाना आवश्यक है। हो सकता है ये रूल में कुछ परिवर्तन हो, लेकिन वो आगे की बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास में जो सेकंड पेपर है उसमें क्या क्या टॉपिक है। चलिए वो भी मैं दिखा देता हूं कि सेकंड पेपर में हमारे पास में क्या क्या टॉपिक है जिस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना है। तो एक बार आप टॉपिक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत आपकी पकड़ है इन टॉपिक पर, तो पक्के से ये वैकेंसी देनी है आपको। हाँ, अगर लगता है कि भैया थोड़ा सा आपको पकड़ है, थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत है, उसी के संबंध में हमारा उत्कर्ष आपके लिए रेडी है। कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसका भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा ही मिलने वाला है प्लेटफॉर्म। तो मैं अभी आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, डाउट में ना रहेंगे कि सब क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। ठीक है, तो ये तो हमारा उसका सिलेबस हो गया। और ये बात करते हैं हमारे पास में इसकी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2 पेपर होने। तो बेसिक में जो पेपर 1 होना है उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। 2 घंटे आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 100 क्वेश्चन को 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे 120 मिनट में आपको करना है, जिसके अंदर आपके पास में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग के भी कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब उसके आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। फिर आपके पास में डेटा इंटरप्रिटेशन और बेसिक न्यूमेरेसी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पहला पेपर का मोटा मोटा है। और याद रखिएगा 1/3 आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग। सेकंड पेपर का भी सेम पैटर्न है, 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 मार्क्स के मिलने हैं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और सेकंड पेपर में भी 1/3 की आपकी पास में क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग की स्कीम रहने वाली है। और सेकंड पेपर में आप लोग देखेंगे एक तो है पेडागोजी। ठीक है, करीबन पुराना जो पेपर था उसके आधार पर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अपने। ठीक ठाक है, पेडागोजी में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। स्टूडेंट को पता है कि भाई कैसे जो शैक्षणिक जो क्रियाएं होती है पेडागोजी कंप्यूटर से संबंधित होनी चाहिए। फिर वापस यहाँ पर थोड़ा सा एक पोर्शन और दे रखा है वापस रीजनिंग का। तो रीजनिंग पहले पेपर में भी मिलेगी और आपको सेकंड पेपर में मिलेगी। तो अगर इन दोनों को मिला लें तो करीबन 10 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो रीजनिंग आपकी रेडी होगी, पेडागोजी में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका रेडी है। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट की। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। करीबन 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और फंडामेंटल भी दोस्त आप लोग हर वैकेंसी में रेडी कर चुके हो। और मान लो अगर आप इस वैकेंसी में रेडी कर रहे हो तो विश्वास कीजिएगा ये वाला जो पोर्शन है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, सारा का सारा आपके हर एग्जाम में काम आएगा। तो ये ऐसा सिलेबस है दोस्तों जिसको करने के बाद आप ना केवल बीसीआई के लिए काम ले रहे हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब भी पटवारी है, ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, 4th ग्रेड हो गया, जो भी वैकेंसी आपके दिमाग में है, यहाँ पर ये वाला चैप्टर हमेशा काम आता रहेगा। अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं, इजी भी है। तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ये आपको करना चाहिए। फिर आता है डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें मोस्टली आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। करीबन 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये दोनों पोर्शन अगर आप काम में करते हैं तो या तो आप पढ़ चुके होंगे तो और अच्छे से रिफाइन करेंगे, या फिर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो बाकी वैकेंसी में भी तो काम आएगा। तो अच्छा कंटेंट है, इसका सिलेबस बड़ा अच्छा है। तो ये दोनों पोर्शन आपके ईजी है। फिर आते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा घुमावदार है। ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ओ भाई ये तो है भैया प्योर टेक्निकल।
इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए कंप्यूटर साइंस का। और कंप्यूटर साइंस बोले तो कंप्यूटर में सबसे डिफिकल्ट काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और जिसके लिए भाषाएं आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर भाषा आपको सी आनी चाहिए, C++ आनी चाहिए, जावा है, .NET है, पाइथन जो है। इसके अलावा आपके पास में छोटे मोटे जो कंसेप्ट है, तो ये जो 4 आपको भाषाएं हैं, C++, जावा और पाइथन, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि यूनिट बहुत बड़ा है, टाइम बहुत खाएगा, पर क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं। तो करीबन इस यूनिट से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और यही वो यूनिट है दोस्तों जो हर स्टूडेंट के दिक्कत प्रॉब्लम करती है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो थियोरेटिकल है, याद की जा सकती है, पर प्रोग्रामिंग को याद नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग नहीं है, 4 प्रोग्रामिंग है। पुराना पेपर देखेंगे तो प्रोग्रामिंग बोले तो सी जो है दोस्तों, आप अगर आप चाहो तो 1 साल तक पढ़ सकते हो, इतनी वास्ट है। उसमें से भी आपको सेलेक्टेड पढ़ना है। तो ये वाला पोर्शन सबका या तो कमज़ोर रहता है या दिक्कत देता है, ठीक है, पर है बड़ा काम का। और अगर आपने इस पर पकड़ कर ले तो बाकी वाला जो पोर्शन आप लोग पढ़ रहे हो ना, वो सब कुछ आपका कामधार हो जाएगा बढ़िया अच्छे से। होता क्या है, जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी कोई और स्टूडेंट भी कर रहा है, तो बाकी सारे टॉपिक सेम होते हैं। जितना आपको समझ में आएगा उतने भी समझ में आएगा। यही वो टॉपिक है जो हर स्टूडेंट का बदलता है। इस पर पकड़ करने का मतलब है सिलेक्शन तय करना, करेक्ट है। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं DSA। ये पूरा थ्योरेटिकल, इसमें कोडिंग नहीं आता। हालांकि प्रैक्टिकल अगर हम लोग देखें अपने कॉलेज के सिलेबस में, तब तो भाई प्रैक्टिकल होते हैं, इसके कोडिंग बनती है। लेकिन आपका जो एग्जाम है BCI, इसमें केवल लॉजिक पूछेंगे। इस टाइप के क्या लॉजिक्स होते हैं, उनको कैसे किस किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं, लिंक लिस्ट को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो मोटा मोटा आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बना कर देगा। आपको बहुत सारी शॉर्टिंग पढ़नी पड़ेगी, अरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा, और ये सब आसान हो जाएगा। आसान इसलिए क्योंकि आपको DSA की कोडिंग नहीं करनी। अगेन अगर आपको सिर्फ लॉजिक समझ लिए तो भी काम हो जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहीं से उम्मीद रखना है। तो ये दोनों पोर्शन सबसे टफेस्ट पोर्शन होते हैं, करेक्ट है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है दोस्तों, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये अपने इंटरव्यू में सिर्फ DSA पूछते हैं। सोचो इतना लॉजिकल सब्जेक्ट है, इतना दिमाग चाहिए इसके लिए। है छोटा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, छोटा यूनिट है, क्वेश्चन भी लिमिटेड है। और ये जो पकड़ कर लेंगे दोनों, यही 2 स्टूडेंट में फर्क करने वाला टॉपिक है। बाकी सारे टॉपिक हर स्टूडेंट को बराबर समझ में आते हैं, इन 2 को छोड़कर। तो सबसे डेंजरस टॉपिक है ये हमारे सिलेबस के। फिर बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और OS। ठीक है, अच्छा है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे करीबन 8 से 10, करेक्ट है। और ये आसान भी, और इसके क्वेश्चन भी बड़े लिमिटेड है, छोटा टॉपिक है ये। तो छोटा भी है, क्वेश्चन भी ठीक ठाक मिल रहे हैं आपको। जैसे इससे पहले वाला तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन कम मिल रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं, एक बार पढ़ोगे आराम से आपको क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कोडिंग नहीं है। फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों इस पर पकड़ कर लो आप, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेटवर्किंग से आते हैं। तो नेटवर्किंग का पोर्शन देखिएगा, ये भी नेटवर्किंग में आता है, ये भी पोर्शन नेटवर्किंग में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लेयर की, कि साहब हमारे कंप्यूटर के अंदर किस तरह से इंटरनेट चलता है, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस चाहिए, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में मिलता है। और नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको मिल जाते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम मिल जाएंगे, मालवेयर या एंटीवायरस या वायरस क्या होते हैं, उनसे कैसे बचते हैं, ठीक है, फिशिंग क्या होती है, इवर्स ड्रॉपिंग पर पिछली बार क्वेश्चन था, वो यहीं से बना है। तो कुल मिलाकर आपका जो साइबर सिक्योरिटी वाला पोर्शन है, उसी को हम लोग यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही थ्योरेटिकल है, कोडिंग नहीं है, अच्छा है, हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन आपके दूसरे एग्जामों में भी काम आएगा। जैसे मैं खुद कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग है, DSA है, ये बाकी सब एग्जामों में काम नहीं आते, सिर्फ कंप्यूटर ओरिएंटेड में काम आते हैं, पटवारी में, ग्राम सेवक में, इनमें काम नहीं आता कोडिंग वगैरह। पर ये वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत से एग्जामों में आजकल क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो एथिकल हैकिंग क्या है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। DBMS, ये बहुत ही प्यारी यूनिट है, टफ है थोड़ी सी, याद रखिएगा। बाकी वालों से ये प्रोग्रामिंग से थोड़ी सी नीचे है, पर बाकी वालों टॉपिक से ऊपर है। तो सबसे टफेस्ट तो प्रोग्रामिंग होती है, स्पेशली आपके प्रोग्रामिंग और DSA सबसे टफेस्ट है। फिर ये आपका सेकंड लेवल है, और सबसे नीचे आते हैं फंडामेंटल वगैरह वगैरह। तो DBMS में भी आपको थ्योरी के क्वेश्चन भी मिलेंगे और SQL की क्वेरी भी मिलेगी। आपको क्वेरी बनाना भी आना चाहिए।
ये भी आपकी टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। क्वेश्चन भी इसके अच्छे खासे मिल जाते हैं, करीबन 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसको मिल जाने चाहिए, ठीक है। फिर आता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसको हम लोग कई बार शॉर्ट में कहते हैं सैड, उदास। ये वाकई में बहुत उदासी वाला सब्जेक्ट है, गो टू सब्जेक्ट है आपका। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें टेस्टिंग आती है या सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस है कि सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर हम लोग इसको डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, फिर सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग होती है, उसके बाद में टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस करनी है, टेस्टिंग कितने प्रकार की है। पूरा गो टू सब्जेक्ट है, बड़ा है, टाइम लेगा, पर है बड़ा आसान। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिक ही काम आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं मानता मैं तो उसको। हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन इतना नहीं है दोस्त, अगर ढंग से पढ़ोगे ना बहुत आसान है, पर थोड़ा सा लेंथी है। फिर वापस इंटरनेट का वापस एक टॉपिक और आता है यहाँ पर, IoT। इसमें भी आपको क्या करना होता है, स्पेशली आपको यहाँ पर इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है, मैन है, वैन है, सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन में स्पाइडर कैसे काम करता है, ब्राउजिंग कैसे होते हैं, ब्राउज़र क्या क्या, कौन कौन से ब्राउज़र है, कौन कौन सा ब्राउज़र सेफ़ है, कौन सा सेफ़ नहीं है, ये सब कुछ। इसके आगे आता है HTML, ये थोड़ा सा कोडिंग वाला पोर्शन है, HTML XML, ठीक है, ये थोड़ा सा कोडिंग वाला है। लेकिन पिछले वाली जो भर्ती थी ना, इसमें यहां से तो क्वेश्चन ही नहीं बनाए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको जो टॉपिक दे रखे हैं वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो करीबन करीबन आपका जो मोटा मोटा है, तो नेटवर्किंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग आपको 3 भागों में दे दी। वापस मैं याद करवाता हूँ, नेटवर्किंग कहाँ कहाँ दे दी। एक तो नेटवर्किंग यहाँ दे रखी है, दूसरा आपको यहाँ दे रखी है, और तीसरा आपको यहाँ दे रखी है। तो नेटवर्किंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर मैं आपको प्रॉपर एक प्लानिंग बताऊँ ना कि इसको पास करने का तरीका क्या है, तो फंडामेंटल हो गया, ठीक है, आपका डेटा प्रोसेसिंग बोले तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, ये आसान है। एक नेटवर्किंग पकड़ ले तो करीबन करीबन 40% तो ऐसे ही आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और स्कोर करते हैं, थोड़ा सा सिक्योर पोजीशन में आते हैं, तो उसके बाद में आपके पास में DBMS है, और प्रोग्रामिंग और DS है, और OS है। तो बाकी तो आप लोग समझ ही गए कि इस एग्ज़ाम को पास करना मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो कि आसान है, और एक स्टूडेंट ढंग से थोड़ा सा भी पढ़ेगा ना अच्छे से, तो 40% तो कहीं नहीं जाते। तो आपको दिमाग में सेट कर लो कि मुझे जो कमांड पकड़नी है, अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है, मैं वैसे तो एलिजिबल नहीं हूँ, थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जो एलिजिबल है तो ध्यान से सुनना। पास करने की जो प्लानिंग आप लोग स्टूडेंट पूछते हैं, सब प्लानिंग क्या है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भैया फंडामेंटल कर लो, हार्डवेयर कर लो, ठीक है। दूसरा आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कर लो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कर लो। तीसरा नेटवर्किंग कर लो। तो लगभग 40% सिलेबस आपका यहीं कवर हो जाता है। कोई और चाहता है तो आपके पास में गो टू सब्जेक्ट सैड और OS करेक्ट है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर थोड़ा सा रैंक भी अच्छी आ जाए, ताकि अपने मन मुताबिक अपने को पोस्टिंग मिल जाए। अच्छी रैंक का यही तो फायदा है कि आपको पोस्टिंग आपको अच्छी जगह मिल जाती है। काम टीचिंग का है तो कुछ को सिटी में गवर्नमेंट स्कूलों में मिल जाती है पोस्टिंग, किसी को दूर गाँवों में मिल जाती है। तो जो गाँवों में होते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। तो अगर आपको स्कोर करना है और 100% श्योरिटी चाहिए कि सर बाकी स्टूडेंट भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको ध्यान लगाना होता है यहाँ पर प्रोग्रामिंग और DSA, क्योंकि हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है। तो ये है पूरी कहानी, पूरी प्लानिंग। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि पेपर को पास करना मुश्किल नहीं है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये था कि ये जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है ये पढ़ाते हैं 9th और 10th क्लास को, लेकिन जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो आ गए कहाँ से, गेट से, नेट से, है ना। और साइंटिस्ट के एग्जाम होते हैं, एनलिट के हो गया, या UPCCL हो गया, UPPCL हो गया, या RRB JE, ये साइंटिस्ट लेवल के एग्जाम है। इसरो से क्वेश्चन आ गए, विक्रम साराभाई से आ गए। यहां से क्वेश्चन आने की वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट भी समझ नहीं पाया कि सब ये क्या हुआ, ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गए। लेकिन इस बार आपको अगर एक पेपर, क्योंकि वो पहला पेपर था, किसी को आइडिया भी नहीं था प्रॉपर, इस बार आपको पता है कि भैया लेवल क्या रखनेंगे, इससे ऊपर तो क्या ही जाएंगे। ये इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम होते हैं। तो लेवल आपको पता चल गया, तो लेवल पता चल गया, इसका मतलब है आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त।
टॉपिक भले कुछ आसान हो लेकिन लेवल आसान नहीं होगा। टॉपिक आपका आ गया MS वर्ड, मान लो बहुत आसान है, पर ऐसा क्वेश्चन आप पर वो डालेंगे कि आप मतलब ये समझ लो कि हर स्टूडेंट लगभग ना के बराबर समझ में आएगा। तो अगर आपको लेवल आपको रेडी करना है कि सर मैं जानता हूँ टॉपिक आसान है पर क्वेश्चन भारी बन सकता है, तो भारी वाला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको दोस्तों तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा कितना समय चाहिए, ड्यूरेशन। तो कई स्टूडेंट जो मुझसे अभी कांटेक्ट में रहते हैं वो कहते हैं सर 2026 की भर्ती है, अगस्त सितंबर के आसपास एग्जाम है, अभी तो बहुत टाइम है। गलत फहमी में है दोस्त, गलत फहमी में है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको याद दिला दूं, पिछले पेपर में जो लेवल था तो आपको यहाँ पर उस लेवल को मैच करने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। कोर्स बहुत अच्छा है, भले छोटा भले मान लो आप 7-8 महीने का कोर्स, लेकिन जब आप पुराने पेपर को मैच करोगे, प्रैक्टिस करोगे पेपर की, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप ड्यूरेशन मान के चलें कि सब 12 महीने अगर मैं मेहनत कर लूँ, 12 मंथ की मेहनत कर लूँ, तो क्या गारंटी मिल जाती है? गारंटी तो नहीं मिलेगी, पर लगभग आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। किसकी तुलना में? जो लोग 5 से 6 महीना पढ़ते हैं उनकी तुलना में इनका चांस ज़्यादा रहेगा दोस्त। तो अब 12 महीने में क्या करेंगे? ये लोग ना केवल थ्योरी पढ़ रहे होंगे बल्कि पुराने पेपरों को सॉल्व भी कर रहे होंगे, टीचरों से डिस्कस भी कर रहे होंगे, और लेवल जो रहेगा वो आपने पिछली बार का मैं मानूं कि बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। तो भैया टफ से टफ पेपर है। तो आपके पास दोस्तों टाइम नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं जनवरी के आसपास ज्वाइन कर लूँ, ठीक है ना, तो मेरा 5-7 महीने में ख़त्म हो जाए, या नेक्स्ट होली के आसपास मैं ज्वाइन कर लूँ तो 5-6 महीने मुझे मिलेंगे, मैं अच्छी तैयारी कर सकता हूँ। दोस्त मत रहना, पेपर देख लेना उससे पहले। तो मेरी अगर आप सलाह मानो दोस्तों, तो आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी ही पढ़ाई अपनी शुरू करें। अगर आप खुद से शुरू करना चाहें तो खुद से भी शुरू कर लीजिए, वेट मत करो। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी है, आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कोचिंग ज्वाइन करें, बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं साहब मैंने तो पिछली बार तैयारी करी थी तो इस बार मुझे नहीं करनी कोचिंग, कोई बात नहीं, पेपर तो करो और आपको खुद को पता चल जाएगा। तो मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर ड्यूरेशन कम पड़ेगी अगर आप अभी से तैयारी करो तो। जिस लेवल का पेपर ये सेट कर रहे हैं ना उसके हिसाब से तो भैया अभी से तैयारी जरूर सही रहेगी। आप प्लीज़ बाद में की भरोसे मत रहना। 5-6 महीने के अंदर सिर्फ आप पढ़ पाओगे, खुद की सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। ये अप्रोप्रिएट टाइम मानता हूँ जिसमें स्टूडेंट अपना बैच भी खत्म करेगा, प्लस घर बैठकर अपने क्वेश्चन की सेल्फ स्टडी भी कर लेगा, प्रीवियस सालों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेगा। तो गारंटी मिल जाती है, या गारंटी मतलब श्योरिटी मिल जाती है कि चांस बढ़ गए। कई लोगों के दिमाग में 5-6 महीने का है, नेक्स्ट होली के फरवरी मार्च में ज्वाइन करेंगे, अगस्त तक खत्म कर देंगे। खत्म करने से भैया कोर्स खत्म होता है, वैकेंसी खत्म नहीं होगी, सीट कंफर्म नहीं होगी। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लेना, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्या जानकारी है, जो कमिंग मंडे आ रहा है, ठीक है, जो अभी मंडे है, आज हमारे पास 2 जुलाई है, तो जो भी हमारा कमिंग मंडे है वहाँ से पेपर 2 अपनी ऐप में ये जो बैच चल रहा है उत्कर्ष में BCI का, ठीक है, ये है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ठीक है। अभी उसमें पेपर 1 डिस्कस हो रहा है, पेपर 1 के टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे। मंडे से, मंडे जो कमिंग मंडे है वहां से पेपर 2 की तैयारी भी शुरू हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और पेपर 2 में मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लोग जितना पहले ज्वाइन करें उतना बढ़िया है। ऐसा नहीं कि 2-4 टॉपिक निकल गए अब मैं ज्वाइन करता हूं। तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, पुराने वीडियो देख नहीं पाते, समय नहीं हो पाता, तो फिर वो मैच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। मान लो कि अगर मुझे आगे कोई DBMS पढ़ना है तो पहले फंडामेंटल तो क्लियर हो, हार्ड डिस्क तो क्लियर हो। हार्ड डिस्क क्लियर नहीं होगी तो डाटा रखोगे कैसे? तो कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक कनेक्टेड रहते हैं। तो बीच में कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप लोग पहले ही ज्वाइन कर लेना, बीच में ज्वाइन मत करना दोस्त। फिर होता क्या है कि जब बैच चल रहा होता है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, आप लोग कमेंट से अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। जो लोग बीच में ज्वाइन करते हैं उनके हमेशा डाउट रहते हैं कि सर ये कैसे आया, क्योंकि वो पुरानी क्लासेस देख नहीं पाते। तो
मेरी आपकी सलाह रहेगी कि भैया अपने अगर करना ही है, अगर आपने पूरा ठान लिया कि सर मैं तो करूंगा ही करूंगा, तो आप शुरू से ज्वाइन कर लें। ठीक है, पेपर 1 ऑलरेडी चल रहा है, अपने 26 जून से ही शुरू हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तो सप्ताह भर ही हुआ है। तो आप पेपर 1 तो चल ही रहा है, पेपर 2 की भी तैयारी हो जाएगी, तो आपके पास में पूरे एक दिन का शेड्यूल बन जाएगा। 1 साल की तैयारी ये एग्जाम मांगेगा दोस्त। जितना अगर कम करोगे इसमें समय, तो आपकी चांसेस में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो पेपर 2 की तैयारी हम लोग करेंगे मंडे से। तो मैं ही आपका शुरू करने वाला हूं दोस्तों। मैं वहां पर शुरू करूंगा फंडामेंटल से, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। अगर ये आता है तो आगे वाले सब्जेक्ट समझ में आएंगे। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फंडामेंटल, ये हम लोग करेंगे शुरू। ठीक है, जैसे ये फंडामेंटल शुरू हो जाएगा, आपकी पकड़ बन जाएगी कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट पर, फिर बाकी सब्जेक्ट भी शुरू हो जाएंगे। अभी उनको छेड़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा मत करो कि साहब मेरे तो अभी प्रोग्रामिंग भी शुरू करवा दो, नेटवर्क भी शुरू करवा दो, सच में समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला ये वाला खत्म होने दीजिएगा। ये पूरा आपका प्लेटफॉर्म बनाएगा और इसी के ऊपर सारे सब्जेक्ट चलते हैं, चाहे नेटवर्किंग ले लो, चाहे ओएस ले लो, चाहे प्रोग्रामिंग ले लो, सबके अंदर इसका नॉलेज होगा तो ही आपको वो समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। जैसे प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो प्रोग्रामिंग के पढ़ाते समय जो एक्सपर्ट फैकल्टी होगी वो जरूर बोलेगी कि चलता हुआ प्रोग्राम रैम में चल रहा है, वेरिएबल रजिस्टर में बन रहा है, हम लोग फाइलों को हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं। तो समझ में तो आए कि रैम में क्यों रखा जा रहा है, रजिस्टर क्या होता है, हार्ड डिस्क में क्यों रखा गया, ये कुछ इस पर होगा। तो शुरुआत यहीं से करेंगे हम लोग। ठीक है, और कोई भी हम लोग नहीं छेड़ेंगे। और मैं भी आपको सलाह देता हूँ कि इसको पढ़िएगा पहले। कोई भी कोर्स करें, फंडामेंटल जरूर क्लियर करें, तब आपका बेसिक होगा। अब जब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रखे हैं तो साथ साथ क्या करना है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने इसको ज्वाइन कर लिया, तो आपको टीचर जो होता है, ठीक है, जैसे कि मैं आप कहो तो मेरा जो फंडा है, मेरा जो 15 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसकी मैं एक चीज आपको जरूर शेयर करता हूं, जहां से सुनिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, थ्योरी पढ़ने से एग्जाम स्कूल के क्लियर होते हैं, ना कि कंपटीशन। तो थ्योरी समझनी है, फिर आपको याद भी करना होता है। अगर जैसे हिस्ट्री वगैरह है, कंप्यूटर की हिस्ट्री ले लो, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री ले लो, तो याद तो करना पड़ेगा दोस्त। अगर याद रहने में दिक्कत है तो फिर आपका गड़बड़ होगा। तो जब आप लोग कोर्स पढ़ेंगे और जो भी मुझे ट्रिक और टेक्निक पता है कि याद कैसे करते हैं, हमें भी याद होगा ना, हमने भी तो कभी कभी पढ़ा है, हमें भी याद होगा। तो हमने कैसे ट्रिक याद करी है, मैंने कैसे याद करी है, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो टॉपिक थ्योरी समझ में आनी चाहिए कि टॉपिक क्या क्या रहा है, याद हमें होना है। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि आपके पास जनरली कोई स्टूडेंट जो कॉलेज से पास आउट है और वो टच में तो है नहीं इस सब्जेक्ट के, तो मैं जब भी पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। 4 दिन बाद में फिर भूल भुला जाओगे। जब आप रीजनिंग पढ़ोगे, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी पढ़ोगे, तो ये भूल भूलने की संभावना है। हम तो केवल कंप्यूटर पढ़ाते तो हमें तो सब कुछ याद हो जाता है, पर आपको कंप्यूटर के साथ में नॉन टेक भी तो पढ़ना है, तो चांसेस है भूल जाए। इसके लिए नोट्स होंगे तो आप दोबारा देख सकते हैं, पर इतने में सिलेक्शन कहीं नहीं होता है। सिलेक्शन तय होता है इस वाले फैक्टर से, और ये फैक्टर है PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक करवाया है दोस्त, ठीक है, सपोज करो मैंने आपको करवा दिया है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड पर जो मैंने आपको भाषा लिखवाई वो आपको समझाने के लिए थी, पर एग्जाम में जो भाषा आती है वो तो भैया घुमा कर देगा ना भैया आपको, ताकि समझ में ना आए। तो होता क्या है, थ्योरी समझना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी होता है कि उस पर क्वेश्चन क्या क्या बन चुके हैं। जैसे कीबोर्ड एक टॉपिक उठा लेता हूं मैं, कीबोर्ड पर क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर ये आपको आइडिया मिल जाए कि सर इस पर ये क्वेश्चन बन सकते हैं और ये इस एग्जाम में आ चुका है, तो आपका 100% टॉपिक कंप्लीट मान लेंगे हम लोग। मोस्टली स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हैं, टीचर के नोट्स पढ़ के जाते हैं, वो गलत है, वो अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि टीचर ने तो आसान भाषा में लिखाया है, वो आपको समझ में भी आया होगा, पर एग्जाम में भाषा घूम गई। तो एग्जाम में किस तरह की भाषा दी जाती है, ये अगर आप पता लगाना चाहते हो, PYQ, सारे टॉपिक में से कुछ तो इंपॉर्टेंट होंगे ना, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पता लगाना है, PYQ कर लो।
टॉपिक पूरा पढ़ाया टीचर ने या आधा पढ़ाया टीचर ने, ये स्टूडेंट को तो पता नहीं चलता। अगर पता करना है PYQ करके देख लो, अगर सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो समझ जाना कि टॉपिक अच्छे से हो गया। तो मैं खुद आपको सलाह देता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा, मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ चाहे कोई भी बैच में जाऊँ PYQ जरूर करिएगा। इससे हर चीज़ कंफर्म हो जाती है कि टॉपिक का लेवल सही हुआ है, किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, करेक्ट है, ये सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो PYQ करिएगा, ये मेरी आप कह सकते हो मूल मंत्र मेरे हिसाब से यही है कंपटीशन का। तो जैसे ही आपको यहाँ पर हम लोग पढ़ाएंगे, ये करेंगे, अगर समय होगा तो PYQ भी हम लोग करवा देंगे। अगर आपने लास्ट में 4-5 महीने का टारगेट लेकर चला है कि सर मैं तो 4-5 महीने ही पढ़ूंगा, ठीक है, तो वहाँ पर तो PYQ संभव हो नहीं पाएंगे दोस्त, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। तो हम लोग PYQ करवाएंगे नहीं, फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी और स्टूडेंट कहाँ से ढूंढेगा PYQ। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ जितना जल्दी शुरू कर सके तैयारी उतनी जल्दी शुरू करें। अगर आप लोग खुद चाहें तो खुद के PY करिए, और जब आप लाइव फॉर्म क्लास देख रहे हैं तो क्वेश्चन पूछो ना टीचर से कि सर हमें बताइए, हमने ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था आपके टॉपिक से, रनिंग टॉपिक से ये क्वेश्चन आया, बता दीजिए, टीचर जरूर बताएगा। इसीलिए संपूर्ण तैयारी में 12 महीने लग रहे हैं। समझ गए ना क्यों लगते हैं? क्योंकि वहां पर आपको ये भी तैयारी करवाएंगे। तो मैं ये तैयारी करवाऊंगा सेकंड पेपर में PYQ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा जैसे कि कीबोर्ड, और आपको कहूंगा मैं कि इंडिया का कोई भी एग्जाम का पेपर ले आओ, अगर आपका टॉपिक रेडी है तो क्वेश्चन होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कांस्टेबल का पेपर हो चाहे IAS का पेपर हो, UPSC का, क्या फ़र्क पड़ता है? कीबोर्ड है, ऐसा तो है नहीं सेंटर में कीबोर्ड काला पूछेगा और राजस्थान में सफ़ेद पूछेगा। कीबोर्ड है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले ले, कोई भी एग्ज़ाम का पेपर आपके सामने आए, क्वेश्चन आपका होना चाहिए अगर टीचर ने आपको सही से पढ़ाया तो ये मेरी प्लानिंग है। और इस प्लानिंग के लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम अभी परफेक्ट है। अभी से आप लोग देखें तो करीबन 12-13 महीने का मामला बैठ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग है। अब अगर जितना लेट करोगे उतने चांसेस कम होंगे।